afternoon, all of you. Myself, Dr. Ram Babu Tripathi. I am working as Associate Professor in Ramins Institute of Technology, Greater Noida. Today, we will discuss about the pharmaceutical organic chemistry, and the subject code is the BP202T. This subject is mainly studied in B.Pharm second semester for the pharmacy students, and today in the topic we will discuss about general topics including the alkane, alkenes and conjugated dienes. In alkane, alkene and conjugated dienes, before this semester, in first semester, you have already studied about the inorganic pharmaceutical chemistry. So, we hope that in the second semester, you must know what is the inorganic chemistry and what is the difference between organic chemistry and inorganic chemistry. So, before starting these lectures, we are discussing some points about the organic compounds and the inorganic compounds. In this topic, we are now study what is the alkanes. Actually, alkanes are the subcategory of the hydrocarbons. You see that here, this is the hydrocarbons. Hydrocarbons means, जैसे name से clear है, hydrogen and carbons. Means any organic compounds which contains the hydrogen and carbons are known as the hydrocarbons. क्लियर है कि यानी वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होंगे वो सारे आपके जो है वो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे. अब क्वेश्चन एराइज होगा ये कि क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो हम इस टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन कंपाउंड इज द ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक. चलिए, आपने हाइड्रोकार्बन मीन्स पहले आप सपोज करिए दिस इज द कंपाउंड CH4, दिस इज द मेथेन कंपाउंड. अब आपसे पूछा जाए कि मेथेन है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड. सेकेंड क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड. नेक्स्ट वन इज द CO2. अनदर एग्जाम्पल इज द सोडियम बाइकार्बोनेट. अब क्वेश्चन ये राइज उठ रहा है कि ये सारे इनमें है कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इस पहले अर्लियर ये डिफाइन किया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने हैं वो सारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड होंगे, लैब में सिंथेसाइज नहीं हो सकते. इसका मतलब जब हमने लैब में जो फर्स्ट कंपाउंड सिंथेसिस हुआ था लैब में, वो था आपका यूरिया NH2CO NH2. ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था और ये आपका लैब में सिंथेसाइज्ड हुआ था. इसका मतलब ये डिफिनीशन तो क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लैब में सिंथेसाइज्ड होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ कि फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक है, कौन से इनऑर्गेनिक. तो दोज कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, अब वो लैब में सिंथेसाइज हो रहे हों, लैब बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, इस पे हमें डिस्कस नहीं करना. यानी एनी कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर डायरेक्ट, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होंगे वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. क्लियर. जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होंगे एक साथ वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. और इस सपोज करिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें आपका कार्बन प्रेजेंट है लेकिन ऑक्सीजन आपका एब्सेंट, सॉरी इसमें हाइड्रोजन आपका एब्सेंट है. तो इसका मतलब सिर्फ कार्बन को जैसे आप ये नहीं कह सकते कि कैल्शियम कार्बोनेट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड. कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसीलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ना होकर के आप लोगों ने इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. सेम यूरिया में आ जाइए NH2CO NH2, आप देख रहे हैं कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है. इसका मतलब वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं वो कंपाउंड होंगे आपके हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं. इसीलिए जितने भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो सब कुछ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे जिसमें से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होंगे. तो क्लियर है
एलम्स, आप अगर एलम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एलम मीन्स फिटकिरी, तो फिटकिरी में देखते होगे जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। आप देखते होंगे एलम्स में कहीं भी कार्बन और हाइड्रोजन आपके नहीं आए। तो अगर आपके फार्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं आते हैं, इसका मतलब कि वो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और चूंकि इस सेमेस्टर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो जो भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो सब पढ़ेंगे आप हाइड्रोकार्बन्स की। तो क्लियर हो गया कि हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो आपके हाइड्रोकार्बन है। अब फर्दर हाइड्रोकार्बन को अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पे क्लासीफाई किए थे, अब हम ऑर्गेनिक ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब दो तरीके के हाइड्रोकार्बन होंगे, एक होगा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मीन्स उन दोनों के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे आपका मीथेन है, मीथेन जो है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अभी पूछेंगे एल्केन क्यों है ये डिस्कस करेंगे। और सेकेंड वन जो है ईथीन है C2H4, ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब हम इथाइलिन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मीन्स मीथेन और इथाइलिन दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे कि इसमें से कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो वो हाइड्रोकार्बन जिनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या ट्रिपल बॉन्ड वो अनसैचुरेटेड है, और जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट होगा वो आपका जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो मीथेन आपका सैचुरेटेड है और ये आपका अनसैचुरेटेड है। फर्दर अब हाइड्रोकार्बन में भी आपके क्या होंगे, एल्केन। आप देखें एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड है, कहीं भी आपके पास एल्केन में आपके पास डबल बॉन्ड एब्सेंट है। एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके पास आपके पास 3 डबल बॉन्ड हैं। एल्कीन 2 डबल बॉन्ड है, इसीलिए जो है ये आपका भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसके पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और लैक ऑफ एनी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो क्लियर हो गया, हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन्स आर नोन एज द हाइड्रोकार्बन, एंड हाइड्रोकार्बन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फिर हाइड्रोकार्बन को फर्दर क्लासीफाई किया गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस एंड द एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्केन, एल्कीन। एल्कीन, एल्केन का एक बहुत जनरल, एक बहुत कॉमन नेम्स होता है। एल्केन को मोस्टली बोलते हैं पैराफिन। आप बार बार बोलते हैं पैराफिन पैराफिन। पैराफिन एक मोम्स भी आती है जिसको आप वैक्स बोलते हैं। जो आप देखते हो कि जो वैक्स है वो मोस्टली आपकी पैराफिन्स होती हैं, जिसको मोम बोलते हैं हिंदी में। तो एल्केन्स को पैराफिन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि एल्केन की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम है। अब आप पूछेंगे कि एल्केन की रिएक्टिविटी कम क्यों है, क्योंकि एल्केन्स में मोस्टली क्या होगा, आपने पहले बताया गया एल्केन्स में आपके सिर्फ क्या प्रेजेंट है, आपका कार्बन और हाइड्रोजन। तो जब एल्केन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अब आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो दोनों के अप्रॉक्सीमेट 0 है, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। तो इसीलिए जो एल्केन्स हैं वो मोस्टली जो है वो इनर्ट नेचर्स होते हैं, और एल्केन जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, इसीलिए एल्केन्स को हम क्या बोलते हैं, पैराफिन। तो वन क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई यू कॉल्ड एल्केन्स आर पैराफिन। आंसर इज दैट पैराफिन इज द लैटिन वर्ड्स मीन्स पैराफिन कम फ्रॉम एफिनिटी, यानी लिटिल एफिनिटी है टुवर्ड्स वाटर की या टुवर्ड्स सॉल्युबिलिटी की तरफ। तो ड्यू टू लिटिल एफिनिटी की वजह से हम इसको बोलते हैं पैराफिन। क्लियर है। एल्केन्स का अब फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया, जैसे वहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्लासीफाई किए थे। अब हम यहाँ पर चूंकि हमें हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पर हम अभी एल्केन पढ़ रहे हैं। तो अब आप देखें एल्केन्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया साइक्लोएल्केन से। साइक्लोएल्केन मीन्स कंपाउंड तो एल्केन ही होगा, बस एक उसके साथ एक रिंग होगी। ये सपोज करिए क्या है, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन।
रिंग साइक्लिक है लेकिन कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब कि ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये एरोमेटिक रिंग नहीं है। एरोमेटिक रिंग होता है तो इसके पास डबल बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब ये है क्या, ये एल्केन है। एल्केन क्यों, कि इसमें सारे बॉन्ड जो है वो सैचुरेटेड हैं। अब क्वेश्चन है जो साइक्लो क्यों है, साइक्लो इसलिए कि इसके पास एक साइक्लिक रिंग है। क्लियर है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। अभी हम आप नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे एक कार्बन एटम्स को क्या बोलते हैं, दो कार्बन एटम्स को क्या बोलते हैं, तो उसको आप वहां से डिस्कस करेंगे। जो एल्केन्स का सेकंड क्लासिफाइड है वो ब्रांच्ड एल्केन। अब वो भी ब्रांच्ड एल्केन देखें क्या होते हैं, जिसमें ब्रांचिंग होगी। और फिर हमारे आएंगे नॉर्मल एल्केन, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, जिसमें से कोई भी ब्रांचिंग आपकी नहीं होगी। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे अक्सर हम ये फार्मूला देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला। यानी जो एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस जनरल फार्मूले से अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन के नंबर दे दिए जाएं, कि सपोज करिए 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो आप किसी भी हाइड सैचुरेटेड नॉर्मल एल्केन्स का आप एक बहुत आसानी से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ये होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। यानी इस स्लाइड में क्या होगा, एल्केन्स नोन एज द पैराफिन। पैराफिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैराफिन मीन्स उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, इसीलिए ये इनर्ट नेचर के हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, पैराफिन। एल्केन क्लासिफाइड होंगे 3 तरीके के, नॉर्मल एल्केन, ब्रांच्ड एल्केन और साइक्लो एल्केन। अब आप देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। आप नॉर्मल जब आप फर्स्ट यूनिट में आपने IUPAC में देखा होगा कि जो 1 कार्बन एटम टू 10 कार्बन एटम अगर आप देखें तो 1 कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। 2 कार्बन एटम को ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। यानी आप 1 से लेकर के 10 कार्बन एटम तक के आपकी ये IUPAC नेमिंग दी हुई है। यानी 1 कार्बन एटम को हम मीथेन बोलेंगे, 2 को ईथेन बोलेंगे, और अगर 8 आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेन। उसके उन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, CnH2n। अब आप इसमें से एक अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब आप देखें अगर दो सीरीज के बीच, यानी मीथेन ईथेन, ईथेन प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन, अगर 2 सीरीज के बीच अगर इनको दोनों का बीच डिफरेंस देखें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, तो किसी भी 2 के बीच का जो डिफरेंस है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो अगर वो CH2 का है, CH2 कार्बन एटम्स का है, यूनिट का है, तो हम उसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ठीक है। यानी अगर आप 2 सीरीज के बीच आप देखें CH4 और C2H6, C2H6, C4H10, C4H10, C5H10, अगर इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस देखें तो जो डिफरेंस है वो आता है आपका CH2 का। तो जब 2 के बीच का जो डिफरेंस होता है हम उसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। मीन्स मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन आर द बिगिनिंग सीरीज ऑफ द कंपाउंड इन विच 2 मेंबर आर डिफरेंस फ्रॉम CH2 यूनिट। यानी अगर 2 CH2 यूनिट का डिफरेंस है तो हम उसको बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज। अब आप देखें कि अब इस फार्मूले के यूज से कैसे हम किसी का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। क्या बताया गया था, जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n+2। अब सपोज करिए इसमें यह कहा गया कि एक कंपाउंड है जिसका आपको नंबर ऑफ फार्मूले आपको निकालने हैं। एक कंपाउंड है जिसमें आपका नंबर कार्बन एटम 8 है। क्वेश्चन क्या है, डिराइव द फार्मूला ऑफ इफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8 कार्बन एटम। तो जब आप 8 कार्बन एटम्स के कैलकुलेशन करते हैं, हमारा फार्मूला क्या है, CnH2n+2। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी अब आप कितने कार्बन एटम हैं उसके बेसिस पर आपको फार्मूला डिराइव करना है। जैसे कह दिया गया कि आपके पास 8 कार्बन एटम है, तो 8 कार्बन एटम मीन्स Cn क्या होगा आपका 8, H क्या होगा 2 × 8 और +2, 2 × 8 +2। अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, C8H18, 2 8 जा 16 और 16 + 2 18। यानी क्या आएगा फार्मूला, C8H18। ये मीन्स C8H18 क्या होगा, दिस इज द ऑक्टेन। ऑक्टेन, 1 कार्बन एटम आपका मीथेन था, 2 का आपका इथेन था। इसी तरह आपको बताया गया था जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो 8 कार्बन वाले को आप क्या बोलते हैं,
ऑक्टेन। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए सपोज क्या है कि एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द फार्मूला इफ कंपाउंड कंटेनिंग 3 कार्बन एटम। 3 कार्बन एटम मीन्स n इज इक्वल टू 3, तो C इज इक्वल टू 3, यहां पर तो कोई डाउट नहीं। H निकालना है, कितने H हैं? H 2 इंटू एन, तो जब 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 3 6 और 6 प्लस 8 तो यह आ जाएगा C3H8। C3H8 किसका फार्मूला था? C3H8 फार्मूला था आपका एक कार्बन का मीथेन, 2 का इथेन और 3 कार्बन एटम हो गए तो आपके हो गया प्रोपेन। यानी आप जनरल फार्मूले से, जो आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया ये सारे जनरल फार्मूले से आप किसी भी का स्ट्रक्चर, अगर आपको पास कार्बन एटम बता दिया जाए तो आप काउंट कर लेंगे कि कितने उसमें का क्या फार्मूला आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, यानी आप एल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट वन जो सिंथेसिस किए मोस्टली सिंथेसाइज फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा आता है व्हाट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक मैग्नीशियम प्रेजेंट है और एक ब्रोमीन प्रेजेंट है और उसके पीछे आप एल्काइल हैलाइड है, मीन दिस इज द मैग्नीशियम कंपाउंड और ड्राई हीथर। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मीन्स एल्किल हैलाइड, मैग्नीशियम आयन और प्लस ब्रोमीन। ये क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम उसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब आप कहीं बुक में देखेंगे तो उसमें क्या लिखा रहता है? RMgX। Mg क्या है? मैग्नीशियम है, एक कोई ना कोई एक मेटल आयन होना चाहिए, प्लस X क्या है? आपके हाइड्रोजन एटम्स है, और R क्या है? आपका एल्काइल ग्रुप है। तो किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा उससे एल्केन बन जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन राइज होगा कि कौन सा एल्केन बनाना है? मीथेन बनाना है, इथेन बनाना है, प्रोपेन बनाना है। तो जब आप मीथेन बनाना है तो आप एक कार्बन एटम का एल्काइल ग्रुप लेंगे, यानी CH3Br लेंगे, CH3Mg Br लेंगे। अगर आपको इथेन बनाना है तो आप 2 कार्बन एटम का लेंगे, CH3CH2Mg यानी जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप का चेन इंक्रीज करेंगे, एक एल्काइल ग्रुप, एक कार्बन एटम का एल्काइल ग्रुप मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल, तो जैसे जैसे आप कार्बन की चेन बढ़ाएंगे एल्काइल ग्रुप में, वैसे वैसे आपका एल्केन भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी आपको याद नहीं करना, सपोज करो यहाँ पर इथेन बनाना था, इथेन में हमें क्लियर है कि इथेन में हमारे पास 2 कार्बन एटम है। हमने ऑलरेडी पहले स्लाइड पढ़ लिया कि इथेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन एटम है। इसका मतलब हमें 2 कार्बन एटम का हमको एल्काइल लेना पड़ेगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? C2H5Br। तो C2H5MgBr के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोलिसिस में, तो ये क्या बन जाता है? आपका C2H6। अगर ये CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? यहाँ पे CH4। क्लियर है। तो फर्स्ट जो सिंथेसिस है एल्केन की वो हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट वन है वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करेंगे? 2 एल्किल हैलाइड को, ध्यान सुनिएगा, 2 एल्किल हैलाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और सोडियम मेटल के प्रेजेंस में उनको ज्वाइंट करेंगे। 2 एल्किल हैलाइड, इसका मतलब वुड्स रिएक्शन से इसमें सिमेट्रिकल एल्कीन भी बन सकती है और आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनेगी। डिस्कस हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे जहां पर डिटेल पढ़ना है एल्केन के सिंथेसिस। तो अगर आप इसमें देखें वुड्स रिएक्शन का एक डिसएडवांटेज ये है, हम इसमें 2 एल्किल हैलाइड को ज्वाइंट कर रहे हैं। एक कम से कम एल्किल हैलाइड क्या होगा? CH3Br। CH3Br को किसी न किसी ज्वाइंट करना है, तो अगर 2 CH3Br ज्वाइंट होंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, इसका मतलब इसमें वुड्स रिएक्शन से कभी भी आप मीथेन की सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। क्यों? मीथेन एक कार्बन एटम का है CH4, तो जब एक कार्बन एटम का है तो अगर आप एक एल्काइल CH3Br को दूसरे CH3Br से ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब इसका डिसएडवांटेज ये है, इसमें मीथेन से ज़्यादा कोई भी आपका सीरीज का कंपाउंड बनेगा, मीथेन की सिंथेसिस उस रिएक्शन से नहीं होगी। तो ये डिसएडवांटेज है वुड्स रिएक्शन का। अदरवाइज वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इसमें करते क्या है? एक एल्किल हैलाइड ये है CH3Br, दूसरा एल्किल हैलाइड क्या है? CH3Br। इन दोनों को हम ज्वाइंट कराना इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। तो जब सोडियम तो क्या निकल जाएगा? 2NaBr, और ये बन जाएगा हमारा इथेन। ठीक है। अब सपोज करिए आपको प्रोपेन बनाना है। मैंने पहले कहा था कि मीथेन आप बना सकते,
प्रोपेन बनाना है तो अब आपको दोनों यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पर मिथाइल, इसके मतलब 3 कार्बन एटम को ज्वाइन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप ले लें C2H5Br 2Na प्लस CH3, तो C2H5 और CH3 ये दोनों ज्वाइन करके 3 कार्बन एटम की चेन बन जाएंगी, बन जाएगा आपका प्रोपेन। ब्यूटेन बनाना है, यहाँ पर भी C2H5Br ले, यहाँ पर भी C2H5Br ले, दोनों को सोडियम प्रेजेंट में जोड़ दें, बन जाएगा आपका ब्यूटेन। कैसे, आप एक सिंपल, जैसे सपोज करिए C2H5Br प्लस 2Na प्लस C2H5Br, जब ये 2NaBr निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, C4, ये दोनों बन जाएगा, और H10। C4H10 किसका एग्जाम्पल है, C4H10 है आपका ब्यूटेन का। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें किसी भी में जो भी एल्केन बनेंगे वो मीथेन से ज्यादा बनेगा। थर्ड वन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जब हम क्या करेंगे उसमें रिडक्शन करेंगे। अभी आज 2 वर्ड आता है, एक वर्ड आता है ऑक्सीडेशन और एक वर्ड आता है आपका रिडक्शन। तो जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। ये कब होगा, मेनली हमारा जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आप देखें ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट, और ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन दोनों आकर के यहाँ पर ऐड हो जा रहे हैं। यानी अनसैचुरेटेड कौन सा रिएक्शन दे रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। क्यों दे रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि एल्कीन आपका एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं। तो ये होगा क्या, 2 एल्केन, जहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा अटैच और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्केन में। तो अब आप देखें जहां पर हम क्या कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड से हम कन्वर्ट कर रहे हैं सैचुरेटेड में, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। और ये कहां पर होता है, जहां पर घी या घी फैट से हमें घी बनाया जाता है। नेक्स्ट वन है, हम एल्कोहल को डिहाइड्रेशन से भी बना सकते हैं, कि अगर हम एल्कोहल को डिहाइड्राइज कर दें तब बन जाएगा आपका उसका एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। एल्केन पहले डिस्कस हो गया, वाटर इनसॉल्युबल है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए वाटर ये इनसॉल्युबल है। लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, वहां पर आपको एक ध्यान देना है। जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे जैसे एल्केन की चेन बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज करेगा। मीन्स मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट कार्बन एटम का है और डीकेन 10 कार्बन एटम का। तो एक कार्बन से 10 कार्बन एटम का अगर आप चलते हैं तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा मीथेन का और सबसे ज्यादा होगा आपका डीकेन का, जिसमें आपका 10 कार्बन एटम है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन अराइज है, क्या मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि जो इवन नंबर के कार्बन एटम है, जैसे सपोज करिए C4 और C5, C4 और दूसरा कंपाउंड है आपका C5। C4 में कार्बन एटम कम है, C5 में एक कार्बन एटम ज्यादा है, लेकिन C4 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपेयर टू C5। रीजन इज दैट अगर इवन नंबर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है तो जो उनकी पैकिंग होगी वो ज्यादा कंपैक्ट होगी इन कंपेयर टू ऑड सेम कार्बन एटम। क्लियर है, तो इवन और ऑड कार्बन देखना है हमें मेल्टिंग पॉइंट के लिए, और नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है आपको हमें बॉइलिंग पॉइंट के लिए। रिएक्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कौन कौन से रिएक्शन देते हैं एल्केन। एल्केन मेनली गिव्स कंबस्शन रिएक्शन, एल्केन गिव्स हैलोजिनेशन रिएक्शन, एल्केन गिव्स क्रैकिंग रिएक्शन। ये सब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जहाँ इस सेकंड क्लास में, जहाँ पर एल्केन्स की स्पेसिफिक रिएक्शन हैलोजिनेशन को डिटेल डिस्कस करना है। एल्कीन्स जैसे आपका एल्केन था, सेम कंडीशन आपके एल्कीन्स में है। डिफरेंस क्या होगा, एल्कीन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, एल्केन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। नाम यही होगा, जहां पर ईन आएगा तो मीथेन की जगह क्या हो जाएगा, मीथीन, प्रोपेन जगह प्रोपीन। अदरवाइज नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका चेंज होकर के हो जाएगा CnH2n। यानी जैसे हमने एल्केन का पढ़ा उसी तरह हमें एल्कीन्स के पढ़ने हो। इसका अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो एल्कीन जो है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। अगर 2 to 4 कार्बन एटम, अगर आपका 2 से 4 कार्बन एटम है तो वो गैस होंगे, 5 to 16 कार्बन एटम है तो लिक्विड होंगे, और 17 कार्बन एटम से एबव हो जाएंगे तो आपके वो हो जाएंगे सॉलिड।
प्रॉपर्टीज कौन सी है एल्कीन्स की, ये प्रॉपर्टी आपको थर्ड लेक्चर में डिस्कस करने की कौन कौन सी ये रिएक्शंस हैं, जिसमें आपका मार्कोनिकॉफ रिएक्शन भी दिया हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन दिया हुआ है, पॉलीमर्स दिए हुए हैं। यानी ये सारी एल्कीन्स की जो रिएक्शन है ये आपके मोस्टली एडिशन रिएक्शंस हैं। ये एल्कीन एडिशन रिएक्शन क्यों देंगे ये हम आपको अभी नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सारी चीज़ें जो है ये आपको अभी चूंकि जनरल इंट्रोडक्शन क्लास थी तो आपको क्लियर हो गया कि एल्केन्स क्या है, एल्कीन्स क्या है, एल्केन और एल्कीन में क्या डिफरेंस है। अब एक क्वेश्चन आता है कि डाइइन्स क्या हैं। डाइइन्स वो कंपाउंड है जिसमें दो डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, इन। आप यूपीएससी नेमिंग पढ़ेंगे, एक से ज्यादा अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आपको हो जाता है डाइइन। तीन तरीके के डाइइन सिस्टम होता है, जिसमें हम एक बोलते हैं कंजुगेटेड डाइइन, क्यूमुलेटेड डाइइन, और लास्ट वन होता है आपका आइसोलेटेड डाइइन। अगर हम इन सब में देखें कि क्या डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है डबल बॉन्ड के पोजीशन पे। अगर आप देखें कंजुगेटेड में देखें, डबल बॉन्ड एक कार्बन एटम का डिफरेंस है दूसरा डबल बॉन्ड, यानी एक सिंगल कार्बन की स्पेस है तो और एक डबल बॉन्ड यहां पर है, फिर डिफरेंस दूसरा डबल बॉन्ड यहां पर, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड डाइइन। क्यूमुलेटेड में देखें डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, कोई डिफरेंस नहीं है कार्बन बीच में। आइसोलेटेड में देखें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी अगर आप एक कार्बन एटम का डिफरेंस है कंजुगेटेड, कोई डिफरेंस नहीं दोनों डबल बॉन्ड के बीच में तो आपको बोलेंगे क्यूमुलेटेड, और अगर एक से ज्यादा का डिफरेंस है तो हम आप बोलेंगे उसको आइसोलेटेड डाइन। तो जब अब आप बोलेंगे इनसे फर्क क्या पड़ेगा, जब हम आप इन सब की स्टेबिलिटी या जब रिएक्शन देखेंगे अभी, तो कंजुगेटेड डाइन की रिएक्शन अलग प्रॉपर्टी देगा, आइसोलेटेड डाइन की रिएक्शन जो है वो आपका अलग प्रॉपर्टी देगा। मीन्स ये जो फर्स्ट लेक्चर था, इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये क्लियर हो गया होगा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्या फर्क है। एल्केन कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, एल्कीन एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एल्काइन कोई भी डबल बॉन्ड, एल्काइन 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरह हम आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन और इन सब में आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।